हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और बनाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर विजय टाग इस वेक्टर हब एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन हमने पीछे एक सिलसिला शुरू कर रखा है और ज्योग्राफी के एमसीक्यूज का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है 6 नंबर क्लास है और छठा दिन है आज हमारा एमसीक्यूज पर। देखिए, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने का हमारा पर्पज यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जो है एमसीक्यूज इकट्ठे जा सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल भी नहीं पाते और मिल जाते हैं तो एक साथ नहीं मिल पाते, है ना। तो जो हमने लगभग 2000 सन से उठाकर अब तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी जिन क्वेश्चनों को रिपीट करती है उन्हीं क्वेश्चनों को हमने उठाया ज्यादा। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो पहला सवाल हमारे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। आप सोचोगे उतना ही अच्छा है जितना आप सोच सकते हो, उतना सोचना चाहिए हमें किसी भी चीज के बारे में। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन से कथन सही है। चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र होता है। 2 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के चक्रवातों में पवन संचलन दक्षिणावर्त होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं साइक्लोन्स की, तो साइक्लोन्स हमेशा याद रखना, ये एक वर्तीय, ऐसे आप बोल सकते हो, इस तरीके से वर्त के अंदर चलते हैं, सर्पिलाकार के रूप में चलते हैं चक्र। ठीक है जी। जो बीच वाला भाग होता है इस क्षेत्र के अंदर हमेशा लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है जी? लो प्रेशर बनता है, निम्न वायुदाब बना रहता है। इसे हम बोलते हैं चक्रवात की आंख। क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख। आ रही बात समझ में? चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। अरे जी बात समझना। इसमें हमेशा लो प्रेशर बना रहता है। चारों तरफ क्या होता रहता है? इस चक्रवात के बिल्कुल चारों तरफ क्या होती है? वर्षा होती है, लेकिन बीच वाले भाग में कभी इसमें वर्षा नहीं होती। ये भी ध्यान रखना आपको, चक्रवात के बीच वाले भाग में क्या नहीं होती? वर्षा नहीं होती। अरे जी बात समझना, ठीक है ना। चक्रवात के बीच वाले भाग में कभी वर्षा नहीं होती, लेकिन इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है इसमें वर्षा होती रहती है। अरे बात समझना, इन क्षेत्रों में वर्षा होती रहती है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चक्रवात जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आ रही जी बात सुनो। एक होता है आपका शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण के अलावा दूसरा जो होता है आपका वो होता है जी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आ रही जी बात समझ, है ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये दोनों के दोनों चक्रवात है, दोनों चक्रवात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहते हैं। इसका सबसे बड़ा आकार रहता है, ये लगभग 1900 किलोमीटर लगभग रहता है। इसका आकार मैक्सिमम 1080 किलोमीटर तक होता है, स्टार्टिंग 300 किलोमीटर तक ये इसका क्षेत्र रहता है, लेकिन इसका बड़ा क्षेत्र रहता है 1900 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र रहता है जी। आ रही है बस। अब हम बात करते हैं चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, तो क्या बात सही है? तो हमने देखा बीच वाले भाग में जब लो प्रेशर बनता है तभी हमें साइक्लोन की ओरिजिन होता है। तो हम देखते हैं चक्रवात हमेशा निम्न दाब वाला तंत्र है। बिल्कुल स्टेटमेंट आपकी पहली सही है जी। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट स्टेटमेंट पर अगर हम गौर करें तो उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्त होते हैं। देखिए, अब चक्रवातों की अगर मैं बात करूं, चक्रवात जो होते हैं ना, जैसे आपके ये ग्लोब है ना, ये आपका ग्लोब है और ये ग्लोब के बीच वाला भाग अक्षांश क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश क्षेत्र है। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाओगे तो आपका नॉर्थ गोलार्ध पाया जाता है, साउथ की ओर आपको साउथ गोलार्ध या साउथ पोल रीजन पाया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन का संचलन दक्षिणावर्त। देखिए, जब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा चक्रवात जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सीधी सी बात होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चक्रवात की दिशा रहती है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका मतलब साइकिल की दिशा के अनुसार चलते हैं। सॉरी, साइकिल क्या आपके बोलते हैं? घड़ी की सुई के अनुसार, है ना, घड़ी की सुई के अनुसार चलते हैं। घड़ी की सुई जैसे चलते हैं उसी तरीके से। वहीं पर अगर मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये उल्टे चलते हैं, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त होना। आरी बसों में दक्षिणावर्त होकर चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के पवन का संचलन दक्षिणावर्त नहीं जी, इसका हमेशा वामावर्त रहता है। दक्षिणावर्त आपका ऐसे रहता है, इस तरीके से दक्षिणावर्त ये आपका वामावर्त रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है जी? गलत हो जाती है। आरी बात समझना, सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। पहले स्टेटमेंट आपकी सही रहती है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। ए फॉर अलिफ लेला आपका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। आरी जी बात समझ, यहां तक कोई किंतु परंतु लग रहा तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आपको जल धारा दी गई है, दूसरी तरफ आपको महासागरों के नाम दिए गए हैं कि किस महासागर में कौन सी जल धारा चलती है। आपसे ये सवाल पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं जल धाराओं की, तो जल धारा 2 तरीके की होती है। एक तो होती है जी गर्म जल धारा, हरी बात में, एक होती है गर्म और एक होती है आपकी ठंडी जल धारा, है ना, ठंडी जल धारा।
ठीक है। अच्छा, पहला शब्द ही उठता है कि धारा, आपको नाम दिखाई दे रहा होगा धारा, तो धारा कहते किसे हैं? सवाल ये उठता है, जैसे आपने जल धारा पढ़ा, तो जल धारा के अंदर शब्द आता है धारा, तो धारा कहते किसे हैं? आरी बस में जब धारा की बात आती है तो धारा हमेशा याद रखना दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो आप लोग हमेशा याद रखना जिसकी क्या होगा, सीमा होगी। धारा की हमेशा क्या होती है जी, एक सीमा होती है, एक सीमित क्षेत्र में बहती है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी हो। आरी बस में कोई भी जल चलता है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, एक सीमा भी होगी, एक लिमिट होगी, और इसके साथ उसकी डायरेक्शन से भी होगी, वो आपकी धारा कहलाती है। उसके कंपैरेटिवली अगर हम प्रवाह की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, प्रवाह की, तो प्रवाह जो आपका रहता है उसमें ना तो सीमा होती जी, ना डायरेक्शन होती, दोनों नहीं होती। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ना तो आपकी क्या नहीं होती, सीमा होती, ना ही डायरेक्शन होती, उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रवाह कहते हैं। हरी बात सुनने। अब सवाल ही उठता है जल धारा की जब भी बात आती है तो हमने पढ़ा कि धारा किसे कहते हैं, जिसकी सीमा और दिशा हो। अब इसका ओरिजिन कैसे होता है, किसका जी, जल धाराओं का। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन इसके लिए कई कारण प्रभावित होते हैं। कई कारण कैसे होते हैं आपको बता दूं, तापमान के कारण, एक बार ये भी सवाल रहता है, तापमान के कारण रहता है, तापमान के साथ साथ घनत्व भी रहता है, घनत्व भी इसका रीजन रहता है ओरिजिन के लिए, महासागर जल धारा का। घनत्व के बाद आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी का घूर्णन भी रहता है, पृथ्वी का घूर्णन भी इंपॉर्टेंट है ना, पृथ्वी का घूर्णन भी। पृथ्वी के घूर्णन के बाद अगर मैं बात करूं, वर्षा भी आपकी इंपॉर्टेंट है जल धारा की उत्पत्ति में, वर्षा के साथ आपका वाष्पीकरण भी इंपॉर्टेंट है, क्या जी, वाष्पीकरण भी इंपॉर्टेंट है। आर्य बस में ये सारे रीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जल धारा की उत्पत्ति के लिए। आर्य जी बस में अब सवाल पर गौर करते हैं। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा गया है क्यूरोसिव धारा कहां चलती है, पेरू जल धारा कहां चलती है, लेबेड्रो कहां चलती है, और फ्लोरिडो कहां चलती है। जब हम बात करते हैं पेरू की, तो याद रखना पेरू की जल धारा जो है ये प्रशांत महासागर की जल धारा है, और प्रशांत महासागर की जल धारा होने के साथ साथ ये ठंडी जल धारा है। देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं कि पेरू जल धारा जब भी चलती है तो ये हाई प्रेशर का निर्माण करती है। आर्यवासन में क्यों करती है, ये ठंडी होती है, और इसी ठंडी जल धारा होने की वजह से दक्षिणी अमेरिका में अटगामा मरुस्थल का निर्माण होने में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। आर्यवासन में अटागामा जो मरुस्थल आपका है उसके निर्माण में बहुत बड़ा प्रभाव किसका है, अटागामा का। अटागामा जो मरुस्थल आपका है उसके निर्माण में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है किसका जी, पेरू जल धारा का। ठंडी है, हाई प्रेशर बनाएगी, तो उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होने देती है। आर्यवासन में उस क्षेत्र में क्या नहीं होने देती, वर्षा नहीं होने देती। इसी वजह से इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपका, किसका निर्माण हुआ है, अटागामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। आर्यवासन में विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो याद रखना ये आपकी ठंडी जल धारा है, तो बी का आपको 4 याद रखना है, क्या जी, बी का आपको 4 देखना है, ठीक है। बी का आपको 4 दो स्टेटमेंटों में है, तो ये तो आप दो जी गलत कर दो, दो के अंदर है। अब जो बात लेबेड्रो अपने आप में एक प्रशांत महासागरीय धारा है, ये आपकी क्या है जी, उष्ण धारा है। हमारी बात में प्रशांत महासागरीय धारा, अच्छा प्रशांत नहीं सॉरी, ये आपकी अटलांटिक महासागरीय धारा है, और ये अटलांटिक महासागरीय धारा होने के साथ साथ ये आपकी क्या है जी, अटलांटिक महासागरीय धारा है। उसी के साथ आप फ्लोरिडा देखोगे, फ्लोरिडा भी आपकी अटलांटिक महासागरीय धारा है, ठीक है जी। फ्लोरिडा भी आपकी क्या जी, अटलांटिक महासागरीय धारा है। जब हम बात करते हैं लेबेड्रो या फ्लोरिडा की, अच्छा लेबेड्रो आपकी ठंडी जल धारा है किसकी, अटलांटिक महासागर की, तो लेबेड्रो आपकी ठंडी जल धारा, मैं सोचा ठंड है या नहीं इसमें, है ना, शीत जल धारा है, ठीक है ना। तो लेबेड्रो आपकी क्या जी, ठंडी जल धारा है। आरी बात समझ में। उसके बाद आप देखो फ्लोरिडा जो आपकी है, ये आपकी किसकी जल धारा है, फ्लोरिडा आपकी अटलांटिक महासागर की आपकी एक गर्म जल धारा है। आरी बात समझ, ये क्या आपकी गर्म जल धारा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका डी नंबर ऑप्शन का क्या हो जी, एक मैच कहां हो रहा है, डी का एक इसमें मैच हो रहा है, तो इसका नंबर ए फॉर अलिफ लेला आपका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। डी का आपका 1 रहेगा, ए का आपका 3 रहेगा। आरी बस में ए का आपका क्या रहेगा जी, 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्यूरोसिव प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में रशिया वाले क्षेत्रों में चलने वाली एक जल धारा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं लेबेड्रो अटलांटिक महासागर में चलती है, ग्रीनलैंड से आती हुई इस दिशा में आती है नीचे की ओर। जब लेबेड्रो नीचे की ओर आती है, नीचे से फ्लोरिडा जल धारा जो आपकी गल्फ स्ट्रीम कराती है, वो गर्म जल दोनों टकराती है, इसी कारण इस क्षेत्र में सार्गोस सागर का भी निर्माण देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2 और 1, इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा है जोहानिसबर्ग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, शाबाश भाई, जोहानिसबर्ग। देखिए आप लोग जब भी अफ्रीका का मैप पढ़ते होंगे ना, अफ्रीका देखा होगा, है ना, ये आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र आता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है उसके अंदर आप लोग पढ़ते होंगे इसको, जोहानिसबर्ग वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपका जोहानिसबर्ग है, क्या जी, आपका यहाँ जोहानिसबर्ग है। तो आपसे पूछा है जो जोहानिसबर्ग आपका है,
जोहानिसबर्ग जो आपका है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, तो दक्षिण अफ्रीका का अंदर है, और दक्षिण अफ्रीका में होने के साथ साथ ये आपसे पूछा ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो याद रखना ये एक तो ये राजधानी है, किसकी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, और वो भी कौन सी, शीतकालीन राजधानी मानी जाती है इसको, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि जोहानिसबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये आपकी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध हुआ है, किसके लिए, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध हुआ है। सोना सबसे अधिक निकालने की कोशिश की जाती है यहाँ से, जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध हो कौन सा, जोहानिसबर्ग है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इसी क्षेत्र में आपने कभी पढ़ा होगा कि कैप होप गुड होप भी है, क्या है जी, कैप होप गुड होप, कैप होप होप, कैप होप आपका या गुड होप एक स्थान का नाम है, कैप होप गुड होप ये एक बंदरगाह है जी, ठीक है ना। कैप ऑफ गुड होप जो आपका क्या है जी, बंदरगाह है, और ये बंदरगाह है जिसके द्वारा वास्को डी गामा भारत में आया था, आरी बस में, जिसके द्वारा वास्को डी गामा भारत में आया था। आपको बता दूं इस तरीके से भारत में वास्को डी गामा आया और कैप होप गुड होप होते हुए उसके बाद भारत की ओर गया। भारत के अंदर कहां पर पहुंचा, कालीकट पहुंचा था, कहां, कालीकट, कालीकट के अंदर पहुंचा, और कालीकट के अंदर जमोरिन नामक शासक ने इसका स्वागत किया था, जमोरिन ने इसका क्या किया था, स्वागत किया था। आर्य भाषण में कालीकट में, केरला कालीकट के तट जो है पश्चिमी तट के ऊपर कालीकट में पहुंचा, वहां पर जमोरिन नामक शासक ने इसका स्वागत किया था। तो कई बार आपसे पूछा जाता है, अच्छा कई एक सवाल ये भी रहता है क्या अकेला पहुंच गया था, नहीं, एक गुजरात का व्यापारी था अहमद मजीदी, याद रखना एक बात, गुजरात का व्यापारी था अहमद मजीदी, गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अहमद मजीदी, अहमद मजीदी। तो इसकी सहायता से काम पहुंचा था आपका, भारत में पहुंचा था आर्य भाषण। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है जी। तो याद रखना डी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, आपसे सवाल पूछा गया है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, जापान और वेस्ट इंडीज। मेरा सवाल आपसे ये रहता है कि द्वीप कहते किसे हैं, कई बच्चों का बिल्कुल बेसिक में भी दिक्कत होती है ना कि द्वीप कहते किसे हैं, तो ज्योग्राफी का भी बेसिक मैथ से कम नहीं है, है ना। तो द्वीप कहते किसे, तो याद रखना जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, चारों तरफ क्या हो जी, पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी होगा वो आपका क्या कहलाएगा जी, द्वीप कहलाएगा। आपको याद रखना ये चीज, जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, वो आपका द्वीप कहलाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे प्रायद्वीप पूछ लिया जाए, प्रायद्वीप पूछ लिया जाए तो प्रायद्वीप किसे कहेंगे, जिसके 3 तरफ पानी हो, आरी भाषा में जिसके क्या हो, 3 तरफ पानी हो, वो आपका प्रायद्वीप कहलाता है ना। जिसके 3 तरफ पानी हो, 3 तरफ क्या हो जी, पानी हो, और एक तरफ भूभाग हो, आर्य भाषण में, और एक तरफ क्या हो, भूभाग हो, वो आपका क्या कहलाता है, एक तरफ भूभाग हो, वो आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है आर्य भाषण में। अगर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखना अरेबियन प्रायद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप है। अरेबियन प्रायद्वीप है आर्य भाषण में। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया द्वीप कौन सा विश्व का सबसे बड़ा, तो याद रखना ग्रीनलैंड है जी। कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा आपसे सवाल पूछ लिया जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हिंद महासागर का, यह भी सवाल रहता है हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए आपसे तो याद रखना मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा जी, मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप क्या है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आर्य जी भाषण में। तो ऐसे आपसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी। प्रायद्वीप द्वीप आप लोगों को पता चल गया, प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपसे पूछे द्वीप समूह कौन सा सबसे बड़ा, तो याद रखना इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर अंडमान निकोबार पूछा जाए तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है, बंगाल की खाड़ी के अंदर है, सबसे बड़ा द्वीप बंगाल की खाड़ी का आर्य भाषण में, ठीक है। अंडमान निकोबार, तो सवाल पूछा है अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो याद रखना अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो याद रखना 10 डिग्री चैनल करती है। 10 डिग्री चैनल जो आपकी है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है आर्य जी भाषण में। ऐसे आपको इसको याद रखना है, ठीक है जी। सूर्य उदय वाला देश या सूर्य उदय कहाँ पर होता है, तो याद रखना सूर्य उदय वाला देश आपको कहते हैं जापान को। सबसे पहले सूर्य आपको कहाँ दिखाई देता है, सूर्य उदय वाला देश जो कहलाता है वो कौन सा देश, जापान। आपको याद रखना ये चीज, ठीक है ना। आर्य भाषण, इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ सभी का।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला सवाल, हाँ क्वेश्चन पूछा है माओरी जनजाति का निवास स्थान कहां पर है। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहां पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। माओरी जनजाति का आपका निवास स्थान, तो याद रखना माओरी जनजाति आपकी कहां पाई जाती है जी, न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। आरी भाषा में न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो याद रखना आपका ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। आप बोल सकते हो इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर ओशियानो महाद्वीप बोलते हो, ओशियाना महाद्वीप भी बोलते हो। आरी बात समझ, तो इसमें आता है। न्यूजीलैंड है 2 भागों में डिवाइड है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। याद रखना ये 2 भागों में डिवाइड होता है, उत्तरी और दक्षिणी के अंदर। उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड 2 भागों में डिवाइड है। दक्षिणी न्यूजीलैंड 2 भागों में डिवाइड है और इन दोनों भागों के बीच में अलग करने वाली इसको एक जल संधि पाई जाती है, जिसका नाम हमारा है, जो एक जल संधि पाई जाती है इन दोनों को अलग करने के लिए। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड दोनों के बीच में एक जल संधि है, जिसका नाम क्या होगा, तो याद रखना जिस जल संधि पाई है उसका नाम है जी कुक स्ट्रेट। क्या नाम है जी, कुक जल संधि। कुक जल संधि, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अच्छा आपसे पूछ लीजिए ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना ये भी चीज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन, ग्रीनलैंड, है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना, सबसे बड़ा द्वीप है। सारी बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहता है, इसको पढ़िए, नगरीकरण, इसको छोड़ दीजिए एक बार आप, और क्वेश्चन को हम चलते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किसके कारण होती है। व्यापारिक पवनें जो है आपकी ट्रेड विंड्स, पहली बात ये ट्रेड विंड होती क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं ट्रेड विंड्स की, तो आप लोग पहले देखेंगे इसको ट्रेड विंड कहते हैं कैसे। आपने कभी ये ग्लोब देखा है ऐसे, ग्लोब अगर मैं बताऊं तो ये आपकी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ठीक है जी। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, थोड़ा सा नीचे से इसको पकड़ के दीजिए, दोबारा बना लेते हैं ना। तो ये आपका जी ग्लोब है और इसमें ग्लोब के अंदर नीचे वाले जो रेखा है, अब नीचे इसका साउथ पोल हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ठीक है जी। आप देखेंगे यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो आपकी है, कौन सी जी, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम क्या कहते हैं जी, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। वहीं पर अगर मैं बात करूं साउथ में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं जी, तो मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। हरी वसन, और बीच वाली भाग है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। 2 भागों में डिवाइड करती है भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या, इक्विनॉक्स या विषुववृत्त कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं वैसे, क्योंकि सूर्य की किरणों का लंबवत होना क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है ना। तो याद रखना सूर्य की किरणों का लंबवत होना क्या कहलाता है, सूर्य की किरणों का लंबवत होना, सूर्य किरणों का लंबवत होना क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, विषुव कहलाता है और इसी कारण से क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। आर्य बसवन। अब सवाल क्या रहता है, जब आप यहाँ से देखोगे ये आपका इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आपका 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा तक रहता है, 0 से आपका 10 तक आपका ये विषुवत रेखा क्षेत्र रहता है। 10 के बाद आपका 30 तक क्या रहता है जी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है आर्य बसवन में। तो होता क्या है, व्यापारिक पवनें हमेशा क्या होता है, आप एक चीज हमेशा याद रखो, सूर्य की किरणें पूरे साल भर कहाँ लंबवत रहती है, सबसे अधिक पूरे साल भर जो सूर्य की किरणें लंबवत रहती है वो भूमध्य रेखा पर रहती है आर्य बसवन में। और जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होगी वहां पर तापमान ज्यादा दिखाई देगा। इसी तापमान ज्यादा दिखाई होने की वजह से यहाँ पर क्या बनता है जी, लो प्रेशर बनता है आर्य बसवन में। क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। और इसी कारण इस क्षेत्र में किसका निर्माण होता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है। तो पूरे साल जहां सूर्य की किरणें लंबवत रहेगी वहां पर किसका निर्माण होगा, लो प्रेशर का निर्माण होगा आर्य बसवन में। क्यों होगा भी, क्योंकि जो सतह है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद क्या होती है, हवा जो इसके सरफेस के टच में आती है तो वो भी गर्म होगी। और गर्म होने के बाद गर्म हवा हमेशा क्या होती है जी, हल्की होती है। आरी बस में गर्म हवा हमेशा क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होने के बाद गर्म हवा ऊपर उठेगी और इस क्षेत्र में लो प्रेशर का निर्माण होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर उच्च वायु दाब का निर्माण रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, हाई प्रेशर का निर्माण रहता है। तो हमेशा कोई भी चीज है वो हाई से लो की ओर चलती है। आरी बस में हाई से लो की ओर चलती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। हाई से लो की ओर चीज चलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन ही कहा जाता है।
क्यों कहते हैं इसे व्यापारिक पौने? क्योंकि उस समय में जब ब्रिटेन के लोग, या बोल सकते हो वेस्टर्न लोग जो थे, एशिया वाले क्षेत्रों से व्यापार करते, तो इस हवा जब ये चलती, इसका अनुसरण करते हुए अपनी नाव को समुद्र में जल्दी दौड़ाते थे। ठीक है, तो इसलिए इस हवा का अनुसरण करके ही वो गति करते थे, तो इसलिए इसे व्यापारिक विंड भी कहा जाता है, या ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। सवाल पूछा है कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किसके कारण होती है? उष्मा के चालन के कारण, उष्मा का सहवहन के कारण, विकर्ण के कारण, इसमें कौन सा है? देखिए, जब उष्मा का सहवहन हो रहा है, देखो जब उष्मा क्या होगी, यहाँ से गर्म होने के बाद जब तरंगे ऊपर उठेगी तो सहवहनीय तरंगों के रूप में उठेगी, और जैसे ये सहवहनीय तरंगों के रूप में उठेगी तो यहाँ से व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, उष्मा के सहवहन के कारण होता है। तो बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। व्यापारिक पवनों की घटना होती है वो उष्मा के सहवहन के कारण होती है, कन्वेंशन के कारण होती है। अरे जी बात समझ, तो सहवहन समझते हो ना, जैसे क्या होता है, ये भूभाग है और इस भूभाग पर बिल्कुल आप ऐसे ऐसे आपके बिल्कुल लंबवत आपकी जो तरंगे खड़ी होगी, बिल्कुल आपकी जैसे गर्म होने के बाद वो आपकी सहवहनीय तरंग होंगी। वहीं पर किरणों की बात को तो किरणें आपकी तिरछी आगे पड़ेगी। ठीक है, विकर्ण जो सूर्य से प्राप्त होती है विकर्ण के रूप में प्राप्त होती है। अरे बस में ठीक है, उष्मा का चालन कैसे हो, जैसे मान के चलो ये छड़ है, कोई भी आपकी लोहे की छड़ है, तो इसमें इस भाग को अगर गर्म करो तो यहाँ तक वो गर्म होती है, वो उष्मा का चालन हो रहा है एक कण से दूसरे कण में। अरे बस इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। इनमें में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? शीतोष्ण मतलब ठंडे इलाकों का मरुस्थल है, सबसे बड़ा बताना आपको। शाबाश भाई। पैटागोनिया मरुस्थल है, टकला मकान मरुस्थल है, इनानी मरुस्थल है, या तुर्कम मरुस्थल है? तो याद रखना, जब भी ऐसे सवाल पूछा जाए, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, ठंडे इलाकों में। ठंडे इलाकों में जो मरुस्थल है, ठंडे इलाकों में जो मरुस्थल होंगे वो क्या होंगे, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे। आप देखोगे जो शीतोष्ण कटिबंध का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो पैटागोनिया मरुस्थल का है। और ये पैटागोनिया मरुस्थल है कहां पर, तो याद रखना ये आपका अरुणाचल, आपका अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है। किसमें? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पाया जाता है। टकला मकान आपका कहां पाया जाता है, तो ये एशिया के अंदर पाया जाता है। टकला मकान याद रखना ये कहां पर है जी, एशिया में। अरे बस ईरानी भी एशिया में, तुर्की भी एशिया में। अरे बस में तो याद रखना आपको, अगर आपसे पूछ लीजिए शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल जो होता है आपका वो कौन सा होता है, तो याद रखना आपको ये अटागामा मरुस्थल है। कौन सा होगा जी, अटागामा। अटागामा याद रखना ये चीज। तो अटागामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अरे बस अटागामा मरुस्थल किससे है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, और यहीं पर ये है कहां पर, तो याद रखना ये आपका चिली के अंदर है। कहां पर है जी, चिली के अंदर। अरे बस चिली के अंदर है, चिली देश के अंदर अटागामा मरुस्थल है। और इसी के नाम पर यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है जी अरिका। अटागामा मरुस्थल में एक स्थान का नाम है अरिका, याद रखना कौन सा जी, अरिका। और अरिका जो है किसमें, चिली में है। और अरिका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। क्या जी, विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है, ये भी याद रखना आपको। तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो सबसे शुष्क स्थान आपका कौन सा होगा जी विश्व का, तो ये भी ध्यान रखना आपको, अरिका जी। अरिका में अगर आपसे सवाल पूछे जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा पूछ ली जाए, सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ली जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की जब भी बात आती है तो आपको याद रखना है आपका होगा जी सहारा। कौन सा होगा, सहारा। आर्य भाषा में सहारा मरुस्थल होगा, आर्य भाषा में। और सहारा मरुस्थल होगा। इसके बाद ये क्या, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। ठीक है ना, ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, आपको याद रखनी है ऐसी चीजें। इसके बाद अगर हम बात करें विश्व का गर्म मरुस्थल के बाद, यहीं पर इसी सहारा के अंदर आपको एक चीज और दिखाई देगी। वो चीज क्या है, सहारा के अंदर आपका विश्व का सबसे गर्म स्थान भी दिखाई देगा जिसका नाम है अल अजीजिया देश के अंदर, अल अजीजिया। अल अजीजिया आर्य भाषा में अल अजीजिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है आर्य भाषा में। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, ये अल्जीरिया देश के अंदर पाया जाता है, अल्जीरिया में। आर्य भाषा में तो अल्जीरिया देश में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि शिरोक
सिरोको एक नाम किस अर्थ से लिखे प्रयुक्त है? सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिरोको अपने आप में एक ट्रेड आप बोल सकते हैं, एक लोकल विंड है, स्थानीय पवन है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है सिरोको क्या है, तो सिरोको अपने आप में क्या है? एक स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन कहते किसे है? पहला सवाल तो यही उठता है हमारे सामने कि स्थानीय पवन कहेंगे किसे? जब स्थानीय पवनों की बात आती है, स्थानीय पवनों की जब भी बात आती है, तो स्थानीय पवनों को जब भी आपसे पूछा जाए स्थानीय पवने, तो लोकल विंड क्या होता है? किसी भी सीमित क्षेत्र के अंदर क्या होता है? किसी सीमित क्षेत्र के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर जब हवा चलती है, सीमित क्षेत्र के अंदर जब हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? लोकल विंड कहा जाता है। अरे बस समझ में, ठीक है ना। तो जब आपसे सवाल पूछा जाए लोकल विंड कहते हैं किसे, तो स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन का नाम आप लोग जानते हैं, कौन सा होगा जी? सिरोको क्या अपने आप में क्या है? एक स्थानीय पवन है। सिरोको अपने आप में क्या है जी? एक स्थानीय पवन है। आ रही बात समझ में। अब आपसे सवाल ये रहता है, जैसे सिरोको तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद अगर मैं कुछ और पवनों का नाम दो, एक चिनूक याद रखना। चिनूक, चिनूक कई बार सवाल पूछा गया चिनूक से। ये उत्तरी अमेरिका के अंदर चलने वाली लोकल विंड है, याद रखना। यह उत्तरी अमेरिका में चलती है, यह उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। आ रही बात समझ? उत्तरी अमेरिका में। और ये आपकी सिरोको जो है वो कहाँ चलती है? यूरोप में चलती है, यूरोप में। आ रही बस में उत्तरी अमेरिका में। ये आपकी जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकी पर्वत है उसके ऊपर चलती है, रॉकी पर्वत पर। आ रही बात? तो रॉकी पर्वत पर चलने वाली हवा है। उसके बाद चिनूक के बाद अगर मैं बात करूं तो हार्मटन का नाम आता है। हार्मटन, हार्मटन को हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी हवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टरी हवा। क्यों कहते हैं ये डॉक्टरी हवा? क्यों कहते हैं इसे डॉक्टरी हवा? इसलिए कहते हैं क्योंकि गिन्नी की खाड़ी वाले क्षेत्रों में ये वर्षा करवाती है। शुष्कता के कारण वहां पर इतनी ज्यादा वो महामारी फैल जाती है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में वर्षा करवाती है। इसीलिए क्या सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा है और ये वर्षा करवाती है, इसलिए डॉक्टरी हवा भी कहते हैं। एक सवाल और भी पूछा जाता है, खमसानी। खमसानी, खमसानी अपने आप में ये भी एक क्या है? वर्षा वाली हवा है। और ये वर्षा करवाती कहां पर? तो ये आपके यूरोप में करवाती है। यूरोप में ये वर्षा करवाती है, इसलिए क्या कहते हैं हम कि ये खूनी वर्षा करवाती है। इसे बोलते हैं खूनी वर्षा वाली हवा। खूनी वर्षा क्यों होती है? क्योंकि सहारा मरुस्थल से ये मिट्टी कण उठाती है और रेड कण होते हैं। जब वर्षा करती है तो रेड कणों की बौछार होती रहती है, लाल रक्त कणों के रूप में बौछार होती है, इसलिए इसे खूनी वर्षा वाली कहते हैं। तो अपने में सिरोको क्या एक जी? स्थानीय पवन है। आरी बस में स्थानीय पवन। जैसे लू है, लू कहाँ चलती है? तो लू भारत के अंदर चलती है। लू कहाँ पर चलती है? तो भारत के अंदर चलती है। भारत के अंदर जो लोकल विंड उसका नाम क्या है? लू है, जिसे हम लू बोलते हैं। आरी बात समझ में? ऐसे आपको याद करना है। आरी जी बात समझ? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहां पर? ये रहा जी। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा फैक्चुअल डाटा पर क्वेश्चन है। आपसे कुछ मरुस्थल दिए गए और देशों के नाम पूछे गए हैं, है ना। आपको मरुस्थल दिए गए और देशों के नाम पूछे गए हैं। जब मरुस्थलों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कालाहारी मरुस्थल। आपको दिखाई दे रहा है कालाहारी मरुस्थल का 3 देशों में विस्तार हुआ है। किसमें? 3 देशों में विस्तार हुआ है। अगर मैं इन 3 देशों का नाम लिखूं तो सबसे पहले आपको लिखना है जी दक्षिण अफ्रीका। किसका नाम लिखना है? दक्षिणी अफ्रीका का। आरी भाषा दक्षिण अफ्रीका का नाम लिखना है। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल के बाद दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कालाहारी मरुस्थल में, तो आपको याद रखना बोत्सवाना। बोत्सवाना, ठीक है ना। किसका नाम याद रखना है? बोत्सवाना। ठीक है, किसका नाम याद रखोगे? बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद क्या होता है? उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बोत्सवाना के बाद नामीबिया। आ रही बात समझ? तो अब आपके सामने सवाल ये है कि कालाहारी मरुस्थल किसके साथ मैच हो रहा है? तो याद रखना ये आपका बोत्सवाना। तो ए का आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला अटगामा। मैंने अटगामा अभी रिसेंट बताया, ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कहां पर? ये चिली के अंदर। डी का 4 आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसको इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद ए का आपको 3 कहां दिखाई दे रहा है? तो ए का 3 इन दोनों में दिखाई दे रहा है। अब नाम्बी, नाम्बी सुडान, बोत्सवाना, अंगोला। ठीक है, और न्यू बहा, तो न्यू बहा जो आपका कहां पर आता है जी? तो ये आपका सूडान के अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसके अंदर सी का आपको क्या दिखाई दे रहा हो? 2, सी का 2। तो सी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि अंगोला कहां पर है? नाम्बिया। नाम्बिया जो पास अंगोला देश है। इसका आंसर क्या हो? सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। सी फॉर कैलिफोर्निया इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा पूछेगा प्रति चक्रवातों के संदर्भ में आपको आंसर देना है। देखिए, एक होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। एक होता है चक्रवात, एक होता है एंटी चक्रवात।
तो सीधी सी बात है, एंटी चक्रवात के बीच वाले भाग में हाई प्रेशर आपको ज्यादा दिखाई देगा। आ रही बसों में, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा है चक्रवातों, तो सेम वैसे ही इसके जो एंटी चक्रवात होंगे उसके बीच वाले भाग में आपको उच्च वायुदाब ज्यादा दिखाई देंगे। बीच वाले भाग में उच्च वायुदाब होगा, और जैसे उच्च वायुदाब होगा तो साइडों से उच्च वायुदाब बनता जाएगा और बीच वाले भाग की ओर आएगा। अब आपसे पूछा है कि कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है। प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब के अंदर युक्त एक पवन तंत्र है, बिल्कुल सही बात है, उच्च वायुदाब के अंदर युक्त एक पवन तंत्र है, ठीक है। ए नंबर स्टेटमेंट आपकी सही रहती है। प्रति चक्रवातों में पवन की गति अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर नहीं होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है। अच्छा, कौन सा सही पूछा आपसे, है ना, तो बाहर की ओर होती है। एक प्रति चक्रवात का योगदान एक दक्षिण के क्षेत्र में मौसम निर्धारण करने में महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, ये मौसम को निर्धारण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे ही हाई प्रेशर बढ़े तो वर्षा होनी बंद हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी, आरी भाषण में, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के दक्षिणावर्त, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आरी भाषण, हाई प्रेशर बढ़े तो पवन चलना नहीं बंद कर देगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर अलिफ लैला, इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा कौन सा कथन सही है, चट्टानों के नाम दिए गए आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको चट्टान दिखाई दी ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट अपने आप में किससे बनती है? ग्रेनाइट चट्टान बनती है जी आपकी किससे बनती है? तो आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय से बनती है। आरी बस में तो आग्नेय चट्टान का रूप है। तो ग्रेनाइट जो का जो आपका जो रूपांतरिक रूप होता है वो क्या कहलाता है? निश कहलाता है। क्या कहलाता है? निश कहलाता है। आरी बसों में इसमें हमें क्या बोल रहा है? क्वार्टराइज, तो क्वार्टराइज बिल्कुल नहीं होता, ये आपका निश होगा। तो इसका पहले स्टेटमेंट आपके क्या है जी? गलत है। अगला पूछा है बालुकाश्म सेल एक संगठन है जो फेल्स पर है। बालुकाश्म अपने आप में एक अपसादी चट्टान है। क्या है जी? अपसादी है, अपसादी है, ठीक है जी। उसके बाद चूना सेल, ये भी आपकी क्या है जी? आपकी अपसादी है, ठीक है ना, अपसादी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या जी? सही है, बाकी क्या आपकी गलत है पहली। तो ऐसा आंसर तो ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। आरी बस में ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है ऐसी चट्टान जो क्या मूल सेल हो, मूल सेल के रूप में जाने जाते हो, ऐसी कौन सी चट्टान होगी? जब हम मूल सेल की बात करते हैं तो कौन सी मूल सेल? हमेशा याद रखना, जो चट्टान जितनी भी होती है, चट्टान जो है इनका सबसे मूल रूप क्या होता है? मूल रूप हमेशा चट्टान किससे बनी होती है? आग्नेय चट्टान से बनी होती है। आग्नेय चट्टान से इनका निर्माण होता है। आरी बात, तो आग्नेय चट्टान से इनका निर्माण होता है। जो मूल चट्टान होती है वो कौन सी होती है आपकी? तो मूल आपकी आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स आपकी क्या होते हैं? मूल होती है। इग्नियस रॉक्स को अगर आप चेंज कर दो, इग्नियस रॉक्स को अगर ताप और दाब बढ़ा देते हो इग्नियस रॉक्स के लिए, तो वो किस में होती है? मेटामॉर्फिक, या आप बोल सकते हो रूपांतरित चट्टान में, रूपांतरित चट्टान हो जाती है। आरी बात, रूपांतरित चट्टान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें बात करते हैं इसे इग्नियस रॉक्स का अगर एरोजन हो जाए, क्या हो जाए? अपक्षय या अपर्दन होकर, अपर्दन होना स्टार्ट कर दे, अपक्षय या इसका अपर्दन होता है। अपर्दन होने के बाद इसका क्या? निक्षेपण हो जाए। क्या हो जाए? निक्षेपण हो जाए। निक्षेपण हो तब इसका जो निर्माण होता है निक्षेपण के कारण तो उसकी होती है अवसादी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलिफोर्निया इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चिली और पेरू के तट के दूर शीत जल के उत्प्रवाह बनी धारा को क्या कहते हैं? देखिए, जब हम बात आती है चिली और पेरू के तट के शीत जल के उत्प्रवाह बनी धारा को क्या कहते हैं? तो चिली और पेरू के तट पर, जैसे आप लोगों ने दक्षिणी अमेरिका का मैप देखा होगा, थोड़ा सा मैं आपको रैंडमली ड्रॉ कर देता हूं। ना, ये आपका थोड़ा दक्षिण अमेरिका का मैप है। ये आपका क्षेत्र होता है, ये पूरा आपका क्षेत्र है। ये आपका क्या कहलाता है जी? ये आपका चिली का क्षेत्र है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया इसके तटीय क्षेत्र में कौन सी जलधारा चलती है? तो आपको याद रखना है इसके तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर जो जलधारा चलती है वो ठंडी जलधारा चलती है। आरी बस में ठंडी जलधारा चलती है। और इस जलधारा को क्या कहते हैं हम? तो ठंडी जलधारा जो उसे कहते हैं हम बोल्ट। क्या कहते हैं? हम बोल्ट। क्या कहते हैं जी? हम बोल्ट या पेरू जलधारा कहते हैं। हम बोल्ट जलधारा, हम बोल्ट जलधारा अपने आप में शीत जलधारा है। आरी बस में क्या है जी? शीत जलधारा है। तो याद रखना हम बोल्ट जलधारा। तो बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा? राइट आंसर। ये कहां पर चलती है? ये आपके अटलांटिक महासागर में चलती है। आरी बस कहां चलती है जी? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में चलती है। ये आपको ध्यान रखना। आरी बस, ये आपकी कहां चलती है? अटलांटिक महासागर में चलती है, ठीक है। तो इसका सी नंबर, आपका बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। वरिष्ठ छाया प्रभाव किससे संबंधित है? वरिष्ठ छाया प्रभाव किससे संबंधित है? देखिए, अगर वरिष्ठ छाया प्रभाव आपसे पूछा जाए तो आपका पर्वत होगा। कैसे होगा आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो, सपोज दैट कि मैं आपको एक पर्वत बताता हूँ। जैसे अगर मान के चलो हम पर्वत की अगर बात करें तो ये आपका, जैसे आपका एक पर्वत है,
ये आपका अगर पर्वत है ऐसे मान के चलो ये, ठीक है जी, ये आपका क्या जी पर्वत है, ठीक है। अब इस पर्वत पर अगर मैं बात करूं तो इस पर्वत के इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र की बात करें अपन, अगर व्यापारिक पवनें वर्षा लेकर आ रही है, क्या आ रही है, व्यापारिक पवनें वर्षा लेकर आ रही है, तो जैसे ही वर्षा लेकर आएगी तो इस क्षेत्र से टकराएगी, जो उसके फ्रंट के सामने होगा उस क्षेत्र से टकराने के बाद तो वर्षा कहां पर होगी, इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा होगी, वर्षा जो होगी वो कहां पर होगी, तो इस क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी, आ रही बात समझ में। लेकिन वर्षा हो नहीं कहीं पाएगी, जहां पर इसकी छाया पड़ती है, किसकी, इस पर्वत की, तो कहां पड़ती है, इस छाया में, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, आ रही वर्षा यहाँ नहीं होगी, लेकिन यहाँ क्या होगी, वर्षा होगी। तो वरिष्ठ छाया क्षेत्र किसके अंदर आता है, तो पर्वतीय वर्षा के अंदर आता है। तो बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा, बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा है मानक समय क्या होता है, आपसे पूछा है मानक समय क्या होता है। जब मानक समय की बात आती है तो मानक समय की जब भी बात आएगी आपके सामने सवाल रहेगा, तो किसी देश के देशांतर का सूर्य के अनुसार समय, देश के लगभग बीच में गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय, और ग्रीनविच औसत समय या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमेशा याद रखना मानक समय देश के लगभग बीच से गुजरने वाला देशांतरीय स्थानीय समय होता है। याद रखना किसी भी रैंडमली किसी देश के अंदर समय का निर्धारण करने के लिए ये काम किया जाता है। आपको बता दूं भारत के अंदर 82.5 डिग्री जो देशांतरीय रेखा है, कौन सी, 82.5 डिग्री देशांतरीय जो रेखा है वो किसका निर्धारण करती है, तो आप याद रखना ये मानक समय है भारत के अंदर। अरे जी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है, तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है, शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। तो याद रखना शनि के चारों ओर क्या पाई जाती है जी, वलय पाई जाती है। कितनी संख्या होती है शनि के चारों वलयों की, इसके चारों ओर वलय पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या आप लोगों को याद रखना है, इनकी संख्या जो रहती है वो कितनी है जी, 7 रहती है। आ रही बात समझ में। आपसे ये भी सवाल पूछा था सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो सबसे सुंदर अगर आपसे पूछा जाए, सबसे सुंदर या सबसे ब्यूटीफुल ग्रह आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा जी, आपका शनि ग्रह है। आ रही बात समझ में। और सबसे हल्का ग्रह भी है ये, सबसे हल्का ग्रह भी है, ये भी याद रखना सबसे हल्का भी है। आ रही बात समझ में। तो ये कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ये हल्का ग्रह भी है, इस पर हीलियम की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, हीलियम सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। आ रही जी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा जी, अगर मैं बात करूं, अंतिम सवाल है, एक खगोलीय इकाई 1 एस्ट्रोनॉट यूनिट की दूरी किसके बीच में होती है, जो आपकी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो की दूरी जो किसके बीच, एक खगोलीय इकाई क्या है, तो याद रखना ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर जरूर किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। हमारा मकसद ये नहीं था कि मतलब कि हम पैसा कमाएं, ये कमाएं। यूट्यूब पर आने का एक ही पर्पज है हमारा, कि सभी बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें चाहती रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। आ रही जी बात समझ में। ठीक है जी, तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।